हाँ बात तो है। हाँ बिल्कुल है? आज के दिन प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था, है ना? तो हाँ, तो नहीं हो सकता है? बर्थडे है आपका? चलिए हैप्पी बर्थडे। हाँ चलिए। हाँ अरे 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 आइए। नहीं नहीं रुकिए, चलिए थैंक यू। अरे नहीं नहीं नहीं, अरे चलिए सब लोग को दीजिए। ए भाई तही ई ई ई नहीं नहीं हाँ नहीं नहीं मान चलिए। वो वाला बात है ना। क्या ले लेंगे? ठीक है। थैंक यू। ऑन है ना? चलिए, तो एक तो आज सनातन का महापर्व भी है ना? और है ना? है दो लाइन। देखिए देखिए, हम तो श्योर नहीं थे कि आज आप लोगों का क्लास होगा, है ना? तो हम फिर मैसेज किए बड़े से भाई क्लास है क्या? हालांकि रात शाम में बोले थे कि सर क्लास रहेगा, लेकिन फिर हम बोला कि शाम का एक क्लास जो हमारा अपना कैंसिल कराए कि शाम में तो कर जुलूस वुलूस निकलता है ना, शाम में थोड़ा दिक्कत हो जाएगा ना। हाँ वो तो शामों में तो दिक्कत होगी, थोड़ी ट्रैफिक का इशू रहेगा, लेकिन इस टाइम में कोई ट्रैफिक का इशू नहीं रहेगा, है ना? बाद में शाम में कहीं रहेगा तो, लेकिन फिर हमको लगा कहीं ऐसा ना हो कि ये भी ऑफ रहा हो तो चलेगा दूसरे जगह। फिर फ़ोन मैसेज किए तो ये सोया हुआ था सब लोग, फिर कॉल किया तो सब बोला कि सर क्लास है। हम बोले यार कह देता कि नहीं है ना। फिर कि जब है तब तो अब इसको कैंसिल करना मुश्किल है, इसलिए आनंद फानन में विलम्ब भी हो गया थोड़ा। चलिए कोई नहीं, तो सभी लोग जल्दी से ऑनलाइन वाले भी, मोहम्मद हाजी हुसैन, सुलेखा कुमारी, अभी कमेंट 2 ही लोग का आया है तो 2 लोग का मैं पढ़ पा रहा हूँ, ठीक है? चलिए तो हम लोग देख रहे थे उत्तर मुगल काल, है ना? लेटर मुगल पीरियड। तो लेटर मुगल पीरियड में हम लोग केवल, मैंने आपको इसलिए उनको बताया था उन सभी के बारे में कि इन्हीं लोगों के गलत नीतियों का प्रभाव था या इनके कमजोरीपन का प्रभाव था कि यहाँ पर ये हुआ, है ना? मतलब भारत गुलाम हुआ, ठीक है? तो भारत गुलाम हुआ, इसके पीछे सबसे ज़्यादा जो भूमिका थी, सबसे अधिक जिन लोगों ने रोल प्ले किया था, वो रोल प्ले किया था लेटर मुगल रूलर्स, है ना? अगर ये कमजोर ना होते, अगर इनकी पॉलिसी बेहतर होती, अगर इनकी पॉलिसी नेगेटिव ना होती, तो संभव था कि भारत जो है वो गुलाम न बनता, है ना? तो भारत को गुलाम बनाने में इन लोगों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही, है ना? मतलब कि आप जब अयोग्य हो जाएंगे, आपके पास जब अयोग्यता रहेगी, तो तभी तो लोग आप पे शासन करेगा ना। अगर आप योग्य हैं, अगर आप ठीक ठाक तरीके से डिसीजंस को ले सकते हैं, अब वही आप जो मजबूत मुगल शासक है ना, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इनके टाइम में कहाँ किसी का हिम्मत हुआ कि भारत को गुलाम बना लेता? नहीं हुआ।
है ना, आते थे और चुपचाप व्यापार करके जाते थे, है ना, ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए थे। लेकिन वही जब उन्होंने देखा कि औरंगजेब मरा, औरंगजेब के मरने के बाद जो सत्ता जिनके हाथों में गई वो सब के सब अकुशल लोग थे, है ना, इवन खुद राजा भी नहीं बन पाते थे ये लोग। तो वहां पर एक अस्तित्व में आए किंग मेकर ब्रदर, है ना। तो किंग मेकर ब्रदर जो अस्तित्व में आए, तो किंग मेकर ब्रदर कौन थे? सैयद बंधु। नाम क्या था? नीचे देखे पढ़तो। हाँ, ऐसा प्रयास करना है कि बिना नीचे देखे ऐसे ही बोल देना, तब बिना नीचे कब बोल पाएंगे? हाँ, जब यहाँ 1.5 घंटा पढ़ के जाके या वहाँ घर पर कम से कम 2-3 घंटा पढ़ लेंगे ना, पढ़े हैं तब क्या देखना पड़ रहा है जी। आज का अब तो कम से कम सीख लीजिए कि आज जो पढ़ लिया उसको आज ही याद कर लेना है ना। ये मन में रखना है कि आज जो बात पढ़ ली उसको आज ही याद कर लेंगे, उसको अब कल पर नहीं छोड़ेंगे। हाँ जी, हाँ 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 हाँ, 54 से लेकर 59 तक दिया हुआ है, लेकिन एग्जैक्ट जो उसका जो टेन्योर है वो 59-60 मतलब 1 साल का है, ठीक है। जो अहमद शाह जो शासक था, है ना, जो 1748 में था, तो अहमद शाह का एक वजीर था, उसका नाम था इमादुल मुल्क, है ना। उसको कहते हैं आंख फोड़वा, आंख फोड़वा उसको कहा था इतिहास में। उसने जो मुगल शासक था उसका आंख फोड़ देता था, है ना, वजीर था लेकिन आंख फोड़ देता था। तो 1754 में उसके पास सत्ता थी, लेकिन वास्तविक सत्ता जो था वो इमादुल मुल्क था, जो उसका वजीर था। और फिर उसी ने इसको अंधा भी बनाया, अंधा बना करके इसकी हत्या भी कर दी गई 1759 में। तो लेकिन एग्जैक्टली जो इसके पावर में ऑथेंटिसिटी राइट जो आया था वो बस 1 साल के लिए आया था, 1759 से 60 के बीच में। और फिर उस बीच में अली गौहर जो था, जिसका पटना में राज्याभिषेक हो गया शाह आलम द्वितीय के तौर पर, वो जाकर के वहाँ पे सत्ता संभाल लिया। 1754 में अहमद शाह को मारा गया था। अहमद शाह को मार करके इमादुल मुल्क ने सत्ता हथिया लिया था। तो वास्तविक शासन का जो पावर था वो उसके हाथ में था, और लेकिन नाम मात्र का जो शासन का पावर था वो इस आलमगीर थर्ड के पास था, आलमगीर सेकंड के पास था। इसलिए इसको इतिहास के अंदर में उतना महत्व प्रदान नहीं किया जाता है। एग्जैक्ट टाइम इसको माना जाता है 1759 से 60, क्योंकि इस बीच में इमादुल मुल्क को मार दिया गया था। तो जब इमादुल मुल्क मर गया था तो उसके बाद इसके पास सत्ता वास्तविक रूप से आई थी, लेकिन फिर इसकी हत्या शाह आलम द्वितीय ने कर दी थी। तो उसके बाद फिर इसका काम खत्म हो गया था। हाँ, अहमद शाह का हुआ था ना। तो अहमद शाह जब मरा तो उसके बाद सत्ता चली गई इमादुल मुल्क वजीर के हाथ में। हाँ हाँ, क्योंकि उसी के नाम पर शासन चल रहा था, इमादुल मुल्क उसी के नाम पे चला रहा था सिंबॉलिक तौर पे, ठीक है। क्योंकि उस बीच में कोई भी पावरफुल मुगल रूलर मतलब नाम मात्र का भी नहीं था, एक यही आदमी था आलमगीर, तो इसका कुछ चलता ही नहीं था। इमादुल मुल्क जो कंट्रोल कर रहा था उसने हत्या करवाई थी, इसलिए वो नाम अपने साथ जोड़ता था अहमद शाह का, कि लोगों में जनता में विश्वास बने कि मैं जो रिप्रेजेंटेटिव हूं वो अहमद शाह का ही हूं। लेकिन अहमद शाह के बाद जो योग्य उत्तराधिकारी था वो आलमगीर सेकंड था, लेकिन आलमगीर सेकंड के पास भी उतना पावर नहीं था कि ये इमादुल मुल्क से सत्ता ले पाए। जब इमादुल मुल्क वहां पे मरता है 1759 में, तब आलमगीर का नाम आता है कि आलमगीर ने सत्ता हथियाया, लेकिन फिर आलमगीर को ज्यादा टाइम नहीं मिलता है। तो इस बीच भी जो रूल हो रहा था वो अहमद शाह के नाम से ही रूल हो रहा था, ठीक है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि ये सब लोग अयोग्य थे, इनके पास अपना भी इतना पावर नहीं था कि पावर को अपने पास कंसंट्रेट करा पाए, पावर को सेंट्रलाइज करा पाए। कोई भी पावर को अपने हाथ में ले लेता था। और इस स्थिति को ही अंग्रेज दूर से देख रहे थे कि जब सत्ता जो बादशाह है उसके हाथ का ही कठपुतली बन गया, उसके पास ही रह ही नहीं पा रहा है, तो ऐसे में आराम से वो भारत की पॉलिटिकल सिस्टम को थ्रेट कर सकते हैं। इसलिए यहां पर इस तरह का कंफ्यूजन होता है, क्योंकि पावरफुल व्यक्ति जो है उसके पास पावर ही नहीं है। और इसका तमाम प्रभाव इसलिए कहते हैं कि जब कल मैंने आपको लिखा था 18वीं शताब्दी राजनीतिक पतन का काल, पॉलिटिकल डाउनफॉल, क्योंकि कोई भी शासन तंत्र अपने पास शासन को नहीं बचा पा रहा था। कभी कोई शासन को ले रहा था, कभी कोई शासन को ले रहा था, और इसी स्थिति से इन्फ्लुएंस हुए अंग्रेज, और उनको लगा कि जब बादशाह ही शासन को नहीं संभाल पा रहा है तो हम तो आराम से यहाँ पे रूल कर सकते हैं। और इसी स्थिति का लाभ उठा करके बंगाल से उन्होंने प्रोसेस शुरू कर दिया और बंगाल को कब्जा किया प्लासी के युद्ध के बाद, और धीरे धीरे करके पूरे इंडिया को अपने कब्जा में ले लिया, ठीक है।
हाँ हाँ, तो अगर आप प्लासी के युद्ध में पूछा जाएगा तो नाम मात्र का शासक जो माना जाएगा, मतलब वो आलमगीर सेकंड को माना जाएगा, नाम मात्र का, है ना। लेकिन वास्तविक पावर इमादुल मुल्क के हाथ में, और इमादुल मुल्क शासन तब भी कर रहा था अहमद शाह के नाम पर, क्योंकि वजीर वो उसी का था। और इसी समय से एक प्रक्रिया शुरू हुई थी कि जो दिल्ली का वजीर होता था वही अवध का नवाब होता था, इसलिए अवध के नवाब को कहा जाता है नवाबे वजीर। उस समय से, अहमद शाह के समय से एक प्रक्रिया शुरू हुई, इमादुल मुल्क ने शुरू की थी कि जो आदमी अवध का नवाब होता था वही आदमी बैठ जाता था दिल्ली के वजीर के पद पर। वजीर बादशाह के बाद का सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट था, वजीर मतलब प्रधानमंत्री, है ना। तो जो आदमी दिल्ली का वजीर होता था वही आदमी अवध का नवाब होता था, इसलिए अवध के नवाब को कहते थे नवाबे वजीर। और इसका जो कंडीशन आप समझेंगे 1764 के बक्सर के युद्ध में, कि 1764 का बक्सर का युद्ध जब हुआ तो बक्सर के युद्ध के समय जो अवध का नवाब था सुजाऊ दौला, तो उससे मदद मांगने गया था बंगाल का पूर्व नवाब मीर कासिम कि भाई हमारी मदद करो, हम लोग मिल करके अंग्रेजों को हराते हैं। तो जैसे ही सुजाऊ दौला शामिल हुआ, उसके शामिल होते ही तत्कालिक मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय भी शामिल हो गया। कैसे शामिल हुआ? क्योंकि उसका वजीर शामिल हो गया। अब जिसका प्रधानमंत्री ही जाके शामिल हो गया तो राजा तो शामिल होगा ही होगा, होना ही पड़ेगा। और वो इसलिए हुआ क्योंकि रिलेशन अवध से था, वो अवध के नवाब के तौर पर शामिल हुआ, लेकिन अवध का नवाब एट द सेम टाइम दिल्ली का वजीर था। तो जब दिल्ली का वजीर और अवध का नवाब एक ही आदमी है, वो जब सपोर्ट में आ गया मीर कासिम के, तो इससे न चाहते हुए भी दिल्ली का तत्कालिक मुगल बादशाह जो था वो इस युद्ध में शामिल हो गया, जो बिहार के बक्सर में लड़ा गया था। तो कहने का मतलब है कि वो जो फेज था 1754 से जो फेज चल रहा था, इस फेज में वजीरों का प्रभाव काफी बढ़ गया था, और इसी वजह से वो अपने नाम से यहाँ पे रूल कर रहा था और अपने रूल को कंटिन्यू चला रहा था। और इसका जो कारण था मुख्य तौर पे वो था कि अयोग्य मुगल शासक। अगर ये इस तरह की स्थिति आपको, या इस तरह का गैप किसी प्रकार का आपको बाबर से लेकर के औरंगजेब तक में नहीं दिखेगा, क्योंकि शासक ताकतवर है। जब शासक ताकतवर है तो इस तरह का स्थिति नहीं दिखेगा, लेकिन जैसे ही शासक कमजोर होगा आपको बंटवारा दिखेगा, शासक की कमजोर स्थिति दिखेगी, सैयद बंधु दिखेंगे जो तमाम तौर पे चीज़ों को यहाँ पे कर रहे थे और लेकर के आगे बढ़ रहे थे। 4 शासक उन्होंने अपने मन के बना दिए, रफ़ी दर्जात रफ़ी दौला, एकदम कोई 3 महीना के लिए, कोई 2 महीना के लिए, ऐसे शासक बन रहा था। तो ये सब क्यों हो रहा था? ये इसलिए हो रहा था क्योंकि मजबूत शासन तंत्र का अभाव था। और ये बताने का पर्पस मेरा आपको इतना था कि ये समझिए कि 18वीं शताब्दी में भारत गुलाम इसलिए हुआ क्योंकि 18वीं शताब्दी में भारत के पास कुशल नेतृत्व नहीं था। जब आपके पास कुशल नेतृत्व नहीं रहेगा, अच्छी लीडरशिप आपके पास नहीं होगी, तो फिर आपका हारना और आपका पतन निश्चित हो जाता है। कहीं पर भी आप देश के स्तर पे देखिए, किसी टीम के स्तर पे देखिए। अभी आईपीएल के अंदर में एक टीम है मुंबई इंडियंस, देख रहे हैं ना, कैप्टनशिप कुशल आदमी के हाथ में नहीं है ना। तो देखिए टीम की क्या हाल हो रही है ना। पांड्या खिलाड़ी खराब नहीं है, खिलाड़ी तो अच्छे हैं, लेकिन दिक्कत है कि लीड अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, है ना। वो एटीट्यूड, वो एरोगेंस जो उनका है, वो टीम को एकजुट नहीं कर पा रही है। इतनी बेहतरीन टीम लगातार खराब हो रही है ना। तो कहने का मतलब है कि जब आदमी लीडर बेहतर होता है तो टीम से, देश से, हर जगह से वो परफॉर्मेंस अच्छा करा लेगा। और लीडर अगर खराब हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा। वही लीडर है एम एस धोनी, देखिए वो आदमी कप्तान नहीं रहता तब वो उसको कप्तान ही मानता है सब, कि यह कप्तान है ना। वो अगर विकेट के पीछे खड़ा हो गया, जो भी लीड करेगा, जो कुछ बताएगा, सब उसका बात सुनता है, क्योंकि उसको लीड करने आता है ना। तो लीडर जब बेहतर होगा तो राष्ट्र को मजबूत बना देगा, टीम को मजबूत बना देगा, व्यवस्था को मजबूत बना देगा। और लीडर अगर कमजोर हुआ तो हर चीज कमजोर हो जाएगा। और जब लीडर कमजोर होगा तो हर तरह का इंटरफेरेंस स्टार्ट हो जाएगा। ये इतिहास में आप क्रोनोलॉजी के अंदर में देखेंगे। खैर, तो ये सारे जो आप उत्तर मुगल शासक थे, इन सभी उत्तर मुगल शासकों के टाइम में ही आप देखते हैं कि भारत का पॉलिटिकल डाउनफॉल होता है, जो 1707 से आप 1857 की स्थिति देखते हैं। हालांकि इसके बाद भी था बहादुर शाह द्वितीय जफर, लेकिन इसके बाद तो उसके पास से शासन छीन लिया गया था और उसको निष्कासित कर दिया गया था। तो इस बीच में आप देखेंगे कि इंडिया क्या होता है, गुलाम होता है, क्योंकि इसी बीच से आधुनिक इतिहास शुरू होने लगता है, मतलब आगमन की स्थिति बनती है। और 1757 में आधुनिक इतिहास जो है सो पूरी तरीके से
स्टार्ट हो जाता है ना। मॉडर्न हिस्ट्री 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद से शुरू हो जाता है पूरी तरीके से। तो अब आप यहां पे देखेंगे कि इनके पतन के पश्चात जो अंग्रेजी हुकूमत था उसने निश्चित किया कि भाई हमको यहां पे क्या करना है, अब शासन करना है। तो जैसे कि कल हम लोगों ने बात किया था कि 1757 से 1857 और 1858 से 1947, ये काल कौन सा काल है? औपनिवेशिक काल है, जब कंपनी ने भारत के मार्केट को कंट्रोल में ले लिया। यह जो काल है वो कौन सा काल है? साम्राज्यवाद का काल है ना। इसी में एक एरा आपको, इन दोनों के बीच एक एरा है 1947 टू 1950। अगर आपसे पूछा जाए कि ये कौन सा काल है, 47 से 50 का काल, कौन सा? कॉन्स्टिट्यूशनल इंडिपेंडेंस, डिपेंडेंस। अच्छा, 47 में देश आजाद हो गया था, है ना। अब 50 में देश गणतंत्र हो गया। तो इस बीच भारत की क्या आइडेंटिटी थी? ये मैंने बताया था आप लोगों को, और पॉलिटी के क्लास में बताया था। तो थोड़ा पॉलिटी के हिसाब से सोचिए तो यहाँ हिस्ट्री समझ में आ जाएगा। खराब था। हाँ? एकीकरण, डोमिनियन स्टेटस, गुड। ये फेज जो है वो डोमिनियन का है। इस समय इंडिया जो था वो डोमिनियन स्टेट के कैटेगरी में था। 47 से 50 इंडिया क्या था? डोमिनियन स्टेट था ना। 57 से 1857 कॉलोनिकल स्टेट, 1858 से 1947 इंपीरियल स्टेट, और 1947 1950 डोमिनियन स्टेट, है ना। इस बीच भारत क्या था? डोमिनियन स्टेट था। तो डोमिनियन स्टेट था। पिंटू कुमार सर आप दिखाई नहीं दे रहे हैं, सामने ही तो है जी, कहाँ नहीं दिखाई दे रहे हैं? वो पोडियम पर चल जाते होंगे तो नहीं दिखते होंगे, यहां से नहीं दिखता है ना। सामने ही रहेंगे भाई, ठीक है, चलो। तो डोमिनियन स्टेट, इस बीच में इंडिया की क्या कैटेगरी है? डोमिनियन स्टेट की कैटेगरी है। तो डोमिनियन स्टेट में क्या होता है बता दीजिए जल्दी से, कौन बताएगा? डोमिनियन स्टेट का फीचर क्या होता है? भारत डोमिनियन में था तो इसका क्या मतलब है? भारत डोमिनियन स्टेट था तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि पिछवा जो पढ़ते हैं उसको बढ़िया से बराबर करते हैं ना, थोड़ा से उसमें ऊंच नीच नहीं छोड़ते हैं कि काहे के लिए उसमें हम छोड़ दे गैप वेप, है ना। गैप छोड़ेंगे तो दिक्कत हो जाएगा ना, पीसीसी बना देते हैं। हालांकि सरकार का जब ठेकेदार सब पीसीसी बनाता है वो में गैप रहता है, ऊंच नीच नहीं रहता है। सीमेंटे कम डालेगा, गिट्टी पूरा डाल देगा, वो उभर खाबर बन जाएगा रोड, है ना। डोमिनियन स्टेट का मतलब होता है कि कोई बाहरी देश का आपके देश पर नॉमिनल कंट्रोल है, नाम मात्र का अधिकार, है ना, नाम मात्र का अधिकार। तो 47 से 50 के बीच में, 47 में आजाद तो हो गए थे, लेकिन जब तक हमारा संविधान लागू नहीं हुआ था तब तक नॉमिनल कंट्रोल ब्रिटेन का हमारे ऊपर था। 15 अगस्त 1947 को हम स्वतंत्र हुए, लेकिन हम संप्रभु नहीं हुए। संप्रभु मतलब होता है कि एकदम पूरी तरीके से आप आजाद हैं, पूरी तरीके से आप पर कोई किसी का कंट्रोल नहीं। तो हम 15 अगस्त 1947 को इंडिपेंडेंट हुए और 26 जनवरी 1950 को हम सोवर्निटी स्टेट के कैटेगरी में चले गए। कहां चले गए? संप्रभु राज्य बन गए हम,
ठीक है। तो इस बीच में हम संप्रभु राज्य नहीं थे, तो इस बीच में डोमिनेंट स्टेट थे, तो संप्रभु राज्य नहीं थे। इसका मतलब यह कि इस बीच हमारे देश का हेड ऑफ द स्टेट कोई नहीं था। उस समय भी हमारा हेड ऑफ द स्टेट ब्रिटेन की महारानी ही थी। उस बीच भी हम हेड ऑफ द स्टेट किसको मान रहे थे? ब्रिटेन की महारानी को ही मान रहे थे कि ब्रिटेन की महारानी जो है वो हेड ऑफ द स्टेट है। समझ रहे हैं? 47 से 50 के बीच में, क्योंकि इंडिया जो आजाद हुआ था, जब आगे आप पढ़ेंगे इतिहास के अंदर में, तो इंडिया आजाद हुआ एक डॉक्यूमेंट के बेसिस पर। इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ब्रिटेन के संसद से पास हुआ था। ब्रिटेन के संसद से यह पास हुआ था और उसमें लिखा हुआ था कि हम 2 डोमिनियन स्वतंत्र कर रहे हैं, एक पाकिस्तान नाम का डोमिनियन और एक इंडिया नाम का डोमिनियन, है ना। एक हिंदुस्तान स्वतंत्र हो रहा है और एक पाकिस्तान स्वतंत्र हो रहा है। और उसने कहा कि यह जो डोमिनियन का जो स्टेटस हम ग्रांट कर रहे हैं, ये उस दिन खत्म होगा जब ये देश अपना संविधान लागू कर लेंगे। समझ रहे बात को? तो हमारा संविधान लागू हो गया 26 जनवरी 1950 को। तो भारत के संविधान का अंतिम अनुच्छेद, लास्ट एंड सेकेंड लास्ट, आर्टिकल 395 एंड आर्टिकल 394, अनुच्छेद 395 और अनुच्छेद 394 ये कहता है, 395 कहता है कि भारत का डोमिनियन स्टेट खत्म कब? जब संविधान लागू हुआ उस दिन। और 394 कहता है कि भारत स्वतंत्रता अधिनियम को रिपील कर लिया गया। रिपील का मतलब होता है वापस ले लेना, है ना, कि वापस ले लिया गया। तो जैसे ही संविधान लागू हुआ, स्वतंत्रता अधिनियम जो आया था जिसमें डोमिनियन की बात की गई थी, वो खत्म हो गया। और उस दिन भारत का राष्ट्रपति भी निर्वाचित हो गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो जैसे ही राष्ट्रपति निर्वाचित हो गए, हमारा देश पूरी तरह से एक संप्रभु राष्ट्र के तौर पर स्थापित हो गया। दिक्कत समझ रहे? तो भारत क्या हो गया? एक संप्रभु राष्ट्र के तौर पे स्थापित हो गया, है ना। एक संप्रभु राष्ट्र भारत कब बना? 26 जनवरी 1950। ठीक है। तो पूरी स्थिति समझ रहे हैं कि 1757 से 1857 इंडिया किस स्थिति में था? कॉलोनिकल स्टेट। 18 से 58 से 47 इंपीरियलिस्टिक स्टेट। 47 से 50 डोमिनियन स्टेट। अब अगर आपसे पूछा जाए कि अच्छा बताइए कि वर्तमान में भारत किस राज्य का उदाहरण है, किस प्रकार के राज्य का उदाहरण है वर्तमान में भारत, तो क्या कहेंगे? संप्रभुता कुछ होता है जी, हाँ, लोकतांत्रिक। भारत वर्तमान में किस प्रकार के राज्य का उदाहरण है? इनफ स्टेट है, राज्यों का संघ है, हाँ? वर्तमान में भारत जो है वो उदाहरण है प्रभुत्व संपन्न गणतांत्रिक राज्य। वही संप्रभु जो कह रहे थे उसको थोड़ा ठीक से बोलना था, है ना। संप्रभु गणतांत्रिक राज्य भी कह सकते हैं या प्रभुत्व संपन्न गणतांत्रिक राज्य, है ना। लोकतंत्र तो एक केवल आइडियोलॉजी है ना, तो लोकतंत्र नहीं कहना है, प्रभुत्व संपन्न गणतांत्रिक राज्य, है ना। गणतंत्र हैं हम, ठीक है। लोकतंत्र आइडियोलॉजी है हमारे यहाँ, लेकिन हम क्या हैं? गणतंत्र हैं। तो अगर ये पूछ लिया जाए कहीं पे भी आपसे कि वर्तमान में भारत किस प्रकार के राज्य का उदाहरण है, तो प्रभुत्व संपन्न गणतांत्रिक राज्य, सोवरनिटी रिपब्लिक स्टेट, है ना, सोवरनिटी रिपब्लिक स्टेट, ठीक है, प्रभुत्व संपन्न गणतांत्रिक राज्य, ठीक है। ये वर्तमान में भारत की स्थिति है। क्लियर है? चलिए, तो ये राज्य की प्रकृति आराम से समझ गए कि कब क्या, हम क्या कहेंगे भारत को, कब किस स्थिति में भारत था, गुलामी के दौर में कब था, है ना। एक पूरा जो फेज है 57 से लेकर 47 तक, 1757 से, तो हम कहते हैं कि हम स्लेव थे, हम गुलाम थे, है ना। अंग्रेजों ने हमें गुलाम बना करके रखा हुआ था, ठीक है। तो किस प्रकार से गुलाम बना करके रखा हुआ था? तो हमारे पूरे सिस्टम को उनके द्वारा जो है सो हैक कर लिया गया था और पूरा सिस्टम उनके द्वारा ही संचालित
किया जा रहा था। क्लियर है? चलिए अब आप देखेंगे, जैसा मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि भारत को गुलाम बनाने के लिए सबसे पहले जो उन्होंने किया वो क्या किया? इकोनॉमिकल डिक्लाइन, है ना, आर्थिक पतन। किसी को भी अगर आपको कमजोर बनाना है तो आप बस उसकी अर्थव्यवस्था को खराब कर दीजिए, तुरंत कमजोर हो जाएगा, है ना। कहते ना कि अर्थ के बिना आपका कोई अर्थ नहीं है ना। अगर आपके पास अर्थ नहीं है तो फिर आपका कोई अर्थ नहीं है। इसलिए हमेशा ये प्रयास करना चाहिए कि अर्थ का उपार्जन होता रहे, है ना। आपके पास अर्थ रहेगा, आपका अर्थ रहेगा, आपके पास अर्थ नहीं रहा आप निरर्थक हो जाएंगे, है ना। फिर कोई अर्थ आपका नहीं रह जाएगा, है ना। भले लोग कहते हैं ना कि भाई कोई बात नहीं, है ना, भाई है, परिवार है, आदमी अच्छा है। कोई आदमी अच्छा नहीं होता है जी, पैसा सब अच्छा बना देता है ना। हम लोग यहाँ तो कहा भी जाता है कि सर्व पाप लक्ष्मी हरे, है ना। अगर आपके पास लक्ष्मी है तो कितना पाप तो ऐसे ही खत्म हो जाता है ना। तो इसका अपना एक महत्व है, सिग्निफिकेंस है कि नहीं। और हर जगह पर आप, जैसे अभी अयोध्या में भी बहुत धूम मची हुई है रामनवमी के अवसर पे, है ना। तो एक चीज़ आप देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि जब तक वहाँ प्रभु राम भव्य मंदिर में विराजमान नहीं थे तब तक वहाँ इतनी भीड़ नहीं होती थी। गिने चुने लोग जाते थे, जैसे यूपी के मुख्यमंत्री, है ना, ऐसे पहले भी जाते रहे हैं वहाँ पे जा करके। तो आज देखिए, आज सफलता कुछ शिखर पर भी बैठे हुए हैं। कोई जान भी नहीं रहा था कि 17 के चुनाव में कौन यूपी का मुख्यमंत्री बनेगा, सीधे उन्हीं को बिठा दिया गया, है ना। और अब ये भी बात होती है देश में कि उनके बाद प्राइम मिनिस्टर का नंबर उन्हीं का है ना, कि वही बनेंगे प्राइम मिनिस्टर। तो कुछ तो सत्कर्म रहे होंगे ना जीवन के अंदर में, है ना। तो जब प्रभु टेंट में विराजमान थे तब भी वो जाते थे। पूरी दुनिया नहीं जाती थी, पूरे भारत के लोग नहीं जाते थे। लोग इंतजार कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आएगा, मंदिर बनेगा, तब जाके पूजा करेंगे। इसका मतलब समझ रहे हैं? इसका मतलब यह है कि भगवान भी का भी जब दिन खराब था ना तो कोई उनसे मिलने नहीं जाता था। आज जब प्रभु का भी दिन अच्छा हो गया, आज वो भी भव्य मंदिर में विराजमान हो गए, आज जब करोड़ों का गहना उन्हें पढ़ाया गया है ना, वहां पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन गया है, तमाम चीजें वहां पे बन गई हैं, तब वहां पे सब लोग जा रहे हैं। क्यों? इसलिए जा रहे हैं क्योंकि अब मन में आ गया कि भाई वहां पे संपन्नता आ गई, है ना। तो जब भगवान के साथ ही स्थिति है कि जब संपन्नता आ जाएगी तभी जाएंगे मिलने के लिए, तभी जाएंगे, है ना। जब भव्यता आ जाएगी तब जाएंगे। तो आम आदमी को कौन पूछता है जी? आपसे कौन आपका हालचाल पूछने आएगा? अगर आप बेरोजगार हैं, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो कोई आपका हालचाल नहीं पूछेगा। अब वही अगर आप रोजगार में हैं, अच्छी खासी आमदनी है, बढ़िया सा घर बनाए हुए हैं, बढ़िया सा गाड़ी रखे हुए हैं, सब लोग आकर के आपसे हालचाल पूछेगा, है ना। क्योंकि आपके पास संपन्नता है, आपके पास भव्यता है। इसी को कहते हैं कि अर्थ नहीं है तो आपका कोई अर्थ नहीं है ना। इसलिए अर्थ को तो अपने जीवन में रखना पड़ेगा, है ना। अर्थ को अपने साथ समाहित करना पड़ेगा। तो अंग्रेजों ने देखा कि भारत की भव्यता का कारण क्या है? इसकी अर्थव्यवस्था। तो ऐसा काम करो कि इनका इकोनॉमी ही बर्बाद कर दो। तो किसी को भी गुलाम बनाना है तो पहले उसको नौकरी छुड़वा दीजिए, है ना। पैसा का कमी पड़ जाएगा, फिर अपने कर्जा दे दीजिए, लो अपना काम चलाओ, फिर इतना कर्जा दे दीजिए कि रिटर्न करने की स्थिति में ना हो। अब जब रिटर्न करने की स्थिति नहीं हो तो आपका गुलाम बनना ही पड़ेगा उसको। फिर वो क्या कर पाएगा? गाँव में देखते हैं सब आदमी सब कैसे करता है। कोई गरीब आदमी होगा, बेचारा को अपनी बेटी उटी का शादी करना होगा तो तुरंत पहुंच जाएगा अमीर आदमी उसके घर पर, पैसा लो ना, हम दे रहे हैं ना, कर्जा दे देगा, 2 लाख रुपया ले लो, 5 लाख ले लो, आराम से धूमधाम से शादी करो, तब कोई बात नहीं करेगा। आज जैसे वो आदमी शादी उदी करके फ्री होगा तब पहुंच जाएगा, काम ना करो, हमको पैसा तो रिटर्न कर दो। कहेगा यार गजब आदमी है, पैसा रहता तो हम तुमसे कर्जा कर लेते। तो कहेगा नहीं, हमको बहुत जरूरी काम आ गया, हमको रिटर्न कर दो। तो वो कहेगा कि नहीं करेंगे। तो कहेगा कोई बात नहीं, उस सड़क वाला जो तुम्हारा जमीनवा है ना वो हमरा दे दो, और वो पैसा थोड़े ले लो, वो हमको दे दो। तो मेन टारगेट तो उसका कुछ और था, वो मदद करने थोड़े आया था, वो तो आपके परिस्थितियों को अपने लिए आधार बनाने आया था कि हम इनकी खराब परिस्थिति को अपने आकांक्षा के लाभ के लिए कैसे नियति बना सकते हैं, उसको बना करके प्राप्त कर लिया। तो सबसे पहले इंडिया में उन्होंने क्या किया? इकोनॉमिक डिक्लाइन स्टार्ट किया कि भारत का अर्थव्यवस्था जो है उसको हम लोग खत्म कर दें। तो अर्थव्यवस्था को खत्म करने का प्रयास किया, और अर्थव्यवस्था के साथ ही किसको? शिक्षा को, एजुकेशन। इकोनॉमी और एजुकेशन
दो चीज को अगर आप कहीं पर भी खत्म कर दीजिएगा तो उसको गुलाम बनाना, उसको अपने कंट्रोल में लेना आपके लिए आसान हो जाएगा। अब जो मान लीजिए पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, वो क्या तर्क करेगा आपसे, है ना? आराम से उसको आप जो समझा दीजिएगा वो समझ जाएगा, है ना? और इकोनॉमी वैसे खराब है तो समझना मजबूरी भी हो जाएगी कि बात नहीं मानेंगे तो हेल्प नहीं करेगा। तो अंग्रेजों ने सबसे पहले इंडिया का क्या किया? आर्थिक पतन करवाया, इकोनॉमिक डाउनफॉल कराया, और इकोनॉमिक डाउनफॉल करा करके एजुकेशन को खत्म किया। अब ये कैसे हुआ इसको समझिए। इकोनॉमिक डाउनफॉल करने के लिए जो सबसे पहले आपने पिछले क्लास में देखा था कि इन्होंने 1765 से लेकर के 1772 तक पॉलिसी लाई थी, द्वैध शासन, है ना? तो जब ये द्वैध शासन लेकर के आए थे, है ना, तो इसके तहत इन्होंने पूरे बंगाल को लूटा। अब पूरे बंगाल को लूट करके इन्होंने क्या किया? तो उसको अपंग बना दिया। भारत के इतिहास का पहला अकाल जो 1771 में आया, इस द्वैध शासन के काल में आया। और इसके बाद से धीरे धीरे करके उन्होंने भारत का जो उद्योग धंधा था उसको खत्म किया अपनी पॉलिसीज के माध्यम से। यहां का जो भी रॉ मटेरियल था, कच्चा माल, उस सबको ट्रांसपोर्ट करके कहां लेकर चले गए? लंदन। और लंदन लेकर जाकर के वहां से तैयार माल किया और माल को लाकर के इंडिया के ही मार्केट में बेच दिया। और इंडिया के लोगों को कहा कि खरीदना कंपलसरी है, आपको खरीदना पड़ेगा, है ना? तो ये यहां पर खरीदना भी कंपलसरी कर दिया। तो अब आप देखेंगे कि जब यहां पर ये खरीदना भी, खरीदारी भी कंपलसरी कर दिया गया तो क्या होगा? अब आपके पास तो पैसा था नहीं, है ना, लेकिन फिर भी आपको जबरन वसूलना, परचेज करना है, अब वो भी महंगे दाम पर। तो ऐसे में क्या होगा? आपका जो सेविंग भी है वो भी खत्म हो जाएगा, आपका रॉ मटेरियल भी खत्म हो गया। इसके मूल्य पर कौन ताकतवर बन रहा था? ब्रिटेन। और भारत का बहुत ज्यादा शोषण हुआ, मतलब कॉलोनी में रहते हुए भी इतना ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन किसी देश का नहीं होता जितना कि इंडिया का अंग्रेजों ने किया। तो इंडिया का इतना ज्यादा जो एक्सप्लॉइटेशन हुआ, उसके पीछे का रीजन क्या समझ पाते हैं कि रीजन क्या था? कि इंडिया बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट हुआ और पूरा ब्रिटेन की सारी कंपनियों ने आकर के भारत को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश किया। कि आप देखेंगे पहले क्या था? पहले ब्रिटेन में था, ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था व्यापारिक एकाधिकार, ट्रेड मोनोपोली, है ना, व्यापारिक एकाधिकार। तो व्यापारिक एकाधिकार का मतलब समझते हैं कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वही केवल व्यापार कर सकती थी भारत से, और ब्रिटेन की कोई कंपनी नहीं कर सकती थी। इसको कहते हैं ट्रेड मोनोपोली, है ना, कि हम जो है हम ही केवल व्यापार करेंगे, बाकी कोई नहीं करेगा। लेकिन बाद में आप देखिएगा ट्रेड मोनोपोली कब खत्म हुआ? व्यापारिक एकाधिकार को ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब खत्म किया? 1813 के चार्टर एक्ट से, ध्यान रखिएगा, है ना, 1813 का चार्टर एक्ट, ठीक है। 1813 के चार्टर एक्ट से व्यापारिक एकाधिकार खत्म हुआ, ठीक है, ये समझ लेंगे, ठीक है। तो व्यापारिक एकाधिकार का क्या मतलब था? कि ब्रिटेन की जो कंपनी है, एक कंपनी, वही भारत में सब तरह का व्यापार करेगी। लेकिन 1813 के चार्टर एक्ट से इस व्यापारिक एकाधिकार को, इस ट्रेड मोनोपोली को खत्म कर दिया गया। और अब कहा गया कि अन्य भी जो ब्रिटेन की कंपनियां हैं वो भारत आएंगी और भारत में व्यापार करेंगी। तो पहले तो 1813 तक एक एक कंपनी भारत में शोषण करती थी। 1813 के बाद बल्क में कंपनियां आ गई शोषण करने के लिए। तो शोषण का जो दौर था वो और ज्यादा तेज हो गया। ध्यान रखेंगे कि व्यापारिक एकाधिकार 1813 के चार्टर एक्ट से खत्म हुआ, लेकिन पूर्णतः पूरी तरह से व्यापारिक एकाधिकार कब खत्म हुआ? ये भी सवाल कभी कभी पूछ लेता है कि पूरी तरह से संपूर्णता के साथ कब खत्म हुआ? तो यहां पर खत्म हुआ था आंशिक तौर पर, लेकिन 1833 के चार्टर एक्ट से पूरी तरह से व्यापारिक एकाधिकार खत्म हुआ था। 1833 से क्या हुआ? पूरी तरह से खत्म हुआ। अब इसमें अंतर क्या है? तो देखिए, 1813 के चार्टर एक्ट से जब ट्रेड मोनोपोली खत्म हुआ तो कहा गया कि सब लोग व्यापार करेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, और भी कंपनियां करेंगे व्यापार। लेकिन दो चीज पर बैन किया गया, कहा गया कि दो जो चीज है ना, इस पर व्यापार करने का अधिकार
केवल और केवल ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ही रहेगा, बाकी के पास नहीं रहेगा। 1813 में कहा गया ये। और वो था, एक था चाय और दूसरा था चीन। कहा गया कि चाय और चीन के साथ व्यापार का मोनोपोली अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ही रहेगा। यह 1813 में कहा गया। बाकी सब चीज के साथ सब लोग व्यापार करेंगे, लेकिन चाय और चीन के साथ नहीं करेंगे। तो चाय और चीन के साथ जो मोनोपोली खत्म हुई वो 1833 के चार्टर एक्ट से खत्म हुई। ठीक है, इसको शॉर्ट में याद करने के लिए कहते हैं हम लोग चाची, है ना। चाची, चा से चाय, ची से चीन, है ना, चाची। तो चाची से एकाधिकार कब खत्म हुआ? 1833 में। ठीक है, अब बाकी सबसे 1813 में ही खत्म हो गया था। समझ रहे? चाची से एकाधिकार कब खत्म हुआ? 33 के चार्टर एक्ट से। उस समय से पूरी तरह से ट्रेड मोनोपोली खत्म हो गई। और 13 में सबसे खत्म हुआ था, बस चाची से खत्म नहीं हुआ था। चाची, चा फॉर चाय, ची फॉर चीन। अब आप देखिए कि ऐसा क्यों हुआ कि पूरी कंपनी सब आ गई। अब पूरा ब्रिटेन जो है सो इंडिया को एक्सप्लॉइट करने पर लग गया। इतना ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन ब्रिटेन ने कहीं नहीं किया था ताकि इंडिया में किया। इसके पीछे अगर आपको रीजन सोचना हो कि एक कोई रीजन जो तार्किक लॉजिकल रीजन है कि भारत का इतना ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन क्यों किया गया, क्या रीजन था कि इतना ज्यादा भारत एक्सप्लॉइट हुआ? इतना ब्रिटेन ने कहीं किसी को एक्सप्लॉइट नहीं किया था जितना इंडिया को एक्सप्लॉइट किया। और कोई? और कोई? जब भारत गुलाम हो रहा था उसी समय अमेरिका स्वतंत्र हो गया। इट वॉज द बिगेस्ट रीजन बिहाइंड दिस। क्योंकि अब मान लीजिए कि घर में दो भाई हैं और दोनों कमा रहे हैं, दोनों दो जगह से अर्न कर रहे हैं, है ना। अचानक से एक की नौकरी छूट जाती है तो पूरा परिवार का भार किस पे आ जाएगा? एगो जो कमा रहा है उस पर। तो ब्रिटेन के जो नीड्स थे वो दो जगह से पूरे हो रहे थे बड़े स्तर पर। अमेरिका भी काफी संपन्न देश था उस समय भी, अभी भी तमाम तरह के रॉ मटेरियल वहां भी थे, सब उसको आसानी से वहां से मिल रहा था। साथ साथ भारत भी गुलाम बन गया तो भारत से भी मिल रहा था। लेकिन आप देखिए कि इधर आया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट और उधर 4 जुलाई 1776 को अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा। एक तरफ भारत गुलाम बन रहा है और एक तरफ अमेरिका स्वतंत्र हो रहा है। तब अमेरिका वाला भी लोड कौन लेगा? भारत। अब जो अमेरिका से आता था वो कहां से आएगा? भारत से। जितना संसाधन अमेरिका देता था उतना अब कहां से लेंगे? भारत से। लेने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि भारत भी उनका सगा थोड़ी था, अपना थोड़ी था। उनको तो शोषण करना था, केवल कंपनी को एक्सप्लॉइट करना था केवल। और ब्रिटेन में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, जो औद्योगिकरण हुआ, वो 1750 के बाद हुआ जी, है ना, 18वीं शताब्दी के मध्य में। तो औद्योगिकरण जब होता है तो औद्योगिकरण को सक्सेसफुल बनाने के लिए दो चीजों की आवश्यकता पड़ती है, एक कच्चा माल और दूसरा बाजार। कि कच्चा माल से हम जो प्रोडक्ट बनाएंगे तो खरीदने वाला आदमी भी तो चाहिए, बाजार में डिमांड होना चाहिए। अगर बाजार से डिमांड खत्म हो जाएगा, कोई खरीदार नहीं रहेगा, तो बना के वस्तु क्या करेंगे हम? तो खरीदार भी अपने पास होना चाहिए। तो इसके लिए आप देखेंगे कि यहां पर इस तरह की स्थिति जो है सो बनती है कि एक तरफ उधर अमेरिका आजाद हुआ, भारत गुलाम बना, और दूसरी तरफ इनके यहां इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया,
अब जब हुआ तो अब इनको था कि बड़े स्तर पे इनको कच्चा माल चाहिए, और कच्चा माल से जब वस्तु बन गया तो उसके लिए बाजार चाहिए बेचने के लिए, तो दोनों चीज इनको इंडिया से मिल रहा था। और इंडस्ट्रियलाइजेशन में कच्चा माल का डिमांड जब ज्यादा से ज्यादा बढ़ने लगा तो 1813 में उन्होंने क्या कर दिया, मोनोपोली खत्म कर दिया, एकाधिकार खत्म कर दिया और कहा कि सब कंपनी जाओ अब बड़े से बड़े स्तर पे लूट के लाओ इंडिया को, ताकि हम यहां पे प्रोडक्ट तैयार कर पाए। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन का नीड था, इसके वजह से मोनोपोली भी यहां पर खत्म कर दिया गया और खत्म करके अन्य कंपनियों को भी दिया गया और अन्य कंपनियां इंडिया में आने लगी और आकर के इंडिया को एक्सप्लॉइट करने का काम करने लगी। तो इसलिए यहां पे इसको आपको ध्यान रखना है कि भारत जो सबसे अधिक शोषण हुआ भारत का, वो इसलिए हुआ क्योंकि भारत जो है अमेरिका के स्वतंत्र होने के समय ही गुलाम बना था। ठीक है, लिखेंगे थोड़ा सा, लिखेंगे, एक हेडिंग बनाएंगे, आधुनिक भारत का आर्थिक इतिहास। आधुनिक भारत का आर्थिक इतिहास। आधुनिक भारत का आर्थिक इतिहास। स्टार मार्क देके लिखेंगे, स्टार मार्क देके लिखेंगे कि भारत का आर्थिक शोषण करके भारत को गुलाम बनाने का प्रयास किया गया। ठीक है, नेक्स्ट, भारत का शोषण अत्यधिक हुआ। भारत का शोषण अत्यधिक हुआ क्योंकि इसी समय अमेरिका स्वतंत्र हुआ। क्योंकि इसी समय अमेरिका स्वतंत्र हुआ। अमेरिका स्वतंत्र हुआ और ब्रिटेन में औद्योगिकरण हुआ। और ब्रिटेन में औद्योगिकरण हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन। और ब्रिटेन में औद्योगिकरण हुआ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या, 4 जुलाई 1776। ठीक है, अगर डेट लिखना हो लिख लेंगे। अमेरिका कब आजाद हुआ था? 4 जुलाई 1776। लेकिन ध्यान रखेंगे कि 4 जुलाई 1776 को अमेरिका ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी। ठीक है, और इस जितना जो किताब लिखने वाला सब जो है, वन लाइनर वाला सब, ये सब लिख देता है कि अमेरिका आजाद हुआ 4 जुलाई 1776 को, है ना। अगर इस हिसाब से देखें तो भारत आजाद हो गया था 26 जनवरी 1930 को। अगर इस हिसाब से देखें तो भारत 26 जनवरी 1930 को आजाद हो गया था, क्योंकि नेहरू जी ने उस दिन डिक्लेयर कर दिया था कि हम इंडिपेंडेंट होंगे, है ना। तो लेकिन हम लोग वाला कोई नहीं लिखा है आज तक। हम लोग वाला इतिहास कोई भी इतिहासकार आज तक अपने किताब में नहीं लिखा कि भारत 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्र हुआ। सब लिखा है 15 अगस्त 1947 को, जब डॉक्यूमेंट के बेसिस पर हम आजाद हुए। तो डॉक्यूमेंट के बेसिस पर देखे तो सितंबर 1783 में फ्रांस के बरसाए के महल में अमेरिका और ब्रिटेन के प्रतिनिधि ने बैठ करके अमेरिका को ऑफिशियली आजादी दी थी। तो वास्तविक तौर पे अगर आप देखेंगे डॉक्यूमेंट्री बेस पर, तो डॉक्यूमेंट के बेस पे 1783 के सितंबर महीना में अमेरिका स्वतंत्र हुआ। लेकिन किताब सब क्या लिखता है? 4 जुलाई 1776 को अमेरिका स्वतंत्र हो गया। यह है भेदभाव, है ना। इसको कहते हैं कि अगर आप ताकतवर बन गए तो आपके लिए नियम बदल जाएगा, अगर आप कमजोर हैं तो आपके लिए नियम नहीं बदलेगा, है ना। तो भारत को कोई नहीं कहता कि भारत 26 जून 1930 को स्वतंत्र हुआ, लेकिन अमेरिका को सब कहता है कि 4 जुलाई 1776 को स्वतंत्र हुआ। एग्जाम में पूछेगा तो आपको लगाना पड़ेगा 4 जुलाई 1776, ध्यान रखेंगे।
वहां आप ये नहीं, हाँ, लेकिन अगर लिखना हो कहीं पर, लिखने में आप बता सकते हैं स्पष्ट तौर पे कि ऑफिशियली जो अमेरिका स्वतंत्र हुआ है वो स्वतंत्र हुआ है सितंबर 1783 में। खास करके इतिहास जिनका विषय है 11 12 में या 9 10 में जिनको इतिहास पढ़ाना होगा वो लोग इस बात को एकदम ध्यान रखेंगे, है ना, कि अमेरिका 1783 में ऑफिशियली आजाद हुआ। 1 to 5 वालों को बस ध्यान रखना 4 जुलाई 1776 में मार दिया, मैटर खत्म, है ना, क्योंकि वहां पे ज्यादा ग्रेवियस इंफॉर्मेशन की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि वहां पे आप विषय के टीचर बन के नहीं जाएंगे, है ना, लेकिन आप 9 10 में जाएंगे तो विषय के टीचर बन के जाएंगे, 6 to 8 में जाएंगे तो विषय का टीचर। आज 6 to 8 वालों को भी ध्यान रखना है, क्योंकि इस बार 6 to 8 वालों का जो उपाय किया है ना, इंडियन हिस्ट्री कुछ भी नहीं किया ज्यादा, पूरा पूछ दिया वर्ल्ड हिस्ट्री, है ना, जबकि 6 to 8 में वर्ल्ड हिस्ट्री है ही नहीं था, है ना, बिल्कुल, मतलब, और ये आगे भी, मतलब अब जिस लेवल पर आप एग्जाम दे रहे हैं उस लेवल से आप 2 कड़ी ऊपर उठ करके अपनी तैयारी करें, है ना, कि उसी स्टैंडर्ड से सवाल आपको पूछा जाएगा, ठीक है। तो यहां पे इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट लेंगे कि ब्रिटेन ने भारत को कच्चा माल और बाजार का साधन बना लिया था। ठीक है, का साधन बना लिया था, ठीक है। आगे लिखेंगे कि भारत में व्यापारिक एकाधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था। भारत में व्यापारिक एकाधिकार, हाँ, ट्रेड मोनोपोली, व्यापारिक एकाधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था, ठीक है, ओके। अब देखिए, तो अब जो भारत में को इन्होंने अपना गुलाम बनाया और यहां पर इस तरह की स्थिति पैदा की, तो भारत का आर्थिक शोषण इन्होंने मुख्य तौर पर 3 फेज में किया था। 3 फेज में इन्होंने भारत का आर्थिक शोषण मुख्यतः किया, ठीक है। तो एक शॉर्ट हेडिंग इसी बनाएंगे, ब्रिटिश उपनिवेशवाद के 3 चरण, यहीं पे लिखेंगे, ब्रिटिश उपनिवेशवाद के 3 चरण। उपनिवेशवाद समझ ना, मतलब यही आर्थिक कंट्रोल, है ना, ब्रिटिश कॉलोनिज्म, है ना, ब्रिटिश उपनिवेशवाद के चरण, 3 स्टेज ऑफ ब्रिटिश कॉलोनिज्म, ठीक है। अब देखिए, तो ये इसका 3 चरण है जी, इसका कितना चरण है? 3 चरण, ऐसे ही लिखेंगे। पहला प्रथम चरण, फर्स्ट फेज, दूसरा द्वितीय चरण, सेकेंड फेज, और तीसरा तृतीय चरण, थर्ड फेज, ठीक है। 3 चरण। फर्स्ट चरण फेज माना जाता है 1757 से 1813, 1757 से 1813। दूसरा चरण माना जाता है 1813 से 1858, सेकेंड फेज 1813 से 1858, और थर्ड फेज 1858 से 1947, ठीक है। तो ये बेसिकली 3 फेज हैं, ठीक है। फर्स्ट फेज को क्या कहा जाता है? 1757 से 1813 जो प्रथम चरण है, इसको कहते हैं वाणिज्यिक चरण, है ना, कमर्शलाइज्ड स्टेज, कमर्शलाइज्ड स्टेज,
वाणिज्यिक चरण, है ना। फर्स्ट फेज का नाम है वाणिज्यिक चरण। देखेंगे ये इस नाम से बहुत तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, कि किस फेज को क्या नाम दिया जाता है ना। तो ये फर्स्ट फेज, उपनिवेशवाद का जो फर्स्ट फेज है इसको कहते हैं वाणिज्यिक चरण, कमर्शलाइजेशन स्टेज, ठीक है। आप बीपीएससी के पेपर को उठाइएगा तो वहां पे आप देखेंगे तो इस तरह के सवाल बहुत तरह के पूछे गए हैं इतिहास के सेक्शन में कि किस चरण फेज को क्या नाम दिया गया है। जो फर्स्ट क्लास में हमने आपको बताया था कि भारत के का जो औपनिवेशिक स्थिति थी, जिस तरह से भारत को गुलाम बनाया गया था और जिस तरह से इकोनॉमी को कंट्रोल किया गया था, जिसके बारे में चर्चा इंडिया टुडे में मिलता है, जिसका राइटर आरसी दत्त है ना। तो उसके अंदर में ही ये स्टेज जो है सो बताया गया है कि 3 स्टेज है और तीनों स्टेज का अलग अलग सीन है। तो पहला फेज है वाणिज्यिक चरण, दूसरा फेज है औद्योगिक चरण, ठीक है, इंडस्ट्रियल फेज, सेकंड है इंडस्ट्रियल फेज, और तीसरा है फाइनेंशियल फेज, वित्तीय चरण। तीसरा है वित्तीय चरण, हाँ फाइनेंशियल फेज, हाँ। अब देखिए तो तीनों के अलग अलग चरण हैं। ये फेज क्या है, वाणिज्यिक चरण है ना। ये फेज है औद्योगिक चरण और ये फेज है वित्तीय चरण, ठीक है। तो ये अलग अलग फेज यहां पे काम करते हैं। अब है कि ये अलग अलग फेज की अलग अलग विशेषताएं क्या है, तो लिखेंगे प्रथम चरण, फर्स्ट फेज। फर्स्ट फेज लिखेंगे 1757 से 1813। इस फेज में क्या हुआ था, फर्स्ट फेज, प्रथम चरण। तो वाणिज्यिक चरण था ये। तो वाणिज्य समझ ना, व्यापार, व्यापार का चरण था। तो इस फेज में क्या हुआ था, तो लिखेंगे फर्स्ट फेज में कि इस चरण में अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य, इस चरण में अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य इस चरण में अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य भारत से अधिक से अधिक राजस्व संग्रहण, राजस्व ना कर, टैक्स वसूलना, ठीक है, रेवेन्यू कलेक्शन, ठीक है, राजस्व संग्रहण करके उसे व्यापार में निवेशित करना था। राजस्व संग्रहण करके उसे व्यापार में निवेशित करना था। निवेशित मतलब इन्वेस्टमेंट करना। ओके, अब देखिए अंग्रेज ये काम क्यों कर रहे थे, क्योंकि भारत से अगर कोई वस्तु उनको खरीदना होता था ना, तो उनको महंगा धातु लाना पड़ता था अपने देश से। उनकी जो महंगी धातुएं होती थी, अंग्रेजी जो उनके कॉस्टली जो मेटल्स होते थे, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहता है बुलियन। ध्यान रखिएगा, इस साइड में लिख लेंगे कि अंग्रेजी महंगी धातुओं को बुलियन कहा जाता था। जैसे आप यहाँ कैसे सोना चांदी ये सब क्या है, महंगी धातु है ना। तो उनके यहाँ जो महंगी धातुएं होती थी उसको क्या करते, बुलियन। तो उनको बुलियन लेके आना पड़ता था और तब बदले में उनको सामान मिलता था कुछ भी, है ना। तो अंग्रेजी महंगी धातुओं को बुलियन कहते थे, लिख लेंगे, हाँ इंग्लिश में बुलियन, ठीक है। अब देखिए तो भारत से इनको क्या करना पड़ता था कि वहां से लाना पड़ता था। तो ये सोचे कि वहां से लाने से अच्छा है कि भारत से ही धन लेते हैं, टैक्स कलेक्ट यहीं से कर लेते हैं और यहीं से व्यापार में पैसा लगा देते हैं, अपने यहां से धातु लाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ऐसे तो भारत का वस्तु कोई खरीदना है तो क्या करना पड़ेगा, ब्रिटेन से पैसा लाना पड़ेगा या ब्रिटेन से मेटल्स लाने पड़ेंगे, धातुएं लानी पड़ेंगी। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि ब्रिटेन के धातुओं को खर्च किए बिना ही हम भारत में कैसे काम कर सकते हैं। तो भारत में ही टैक्स लगा दिया, भारत से ही पैसा वसूला और फिर वही पैसा वसूल करके यहीं पर निवेशित कर दिया, किसमें, मार्केट में, बाजार में। तो यहीं का चीज
यहीं लगा दिया और यहीं से लाभ कमा के चले गए। अब बदले में हमें कुछ भी नहीं मिला, हमारा पैसा, हमारा कच्चा माल और लाभ उनका, उन्होंने बदले में कुछ हमें दिया भी नहीं। इसी सब स्थिति को आगे जाकर के आप देखेंगे, इस लास्ट फेज में, इकोनॉमिक क्राइसिस के लास्ट फेज में आएंगे आपके दादा भाई नौरोजी, और वो बताएंगे कि किस प्रकार से ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा है इंडिया में, कैसे भारतीय धन को निष्कासन किया जा रहा है, अब बदले में भारतीयों को कुछ भी नहीं मिल रहा है ना। नेक्स्ट लिखेंगे कि हाँ आगे लिखेंगे इसी में, हाँ इसी में नेक्स्ट पॉइंट कि राजनीतिक प्रशासनिक नीतियों में, राजनीतिक प्रशासनिक नीतियों में भी बदलाव करने की कोशिश की, राजनीतिक प्रशासनिक नीतियों में भी बदलाव करने की कोशिश की ताकि बदलाव करने की कोशिश की ताकि व्यापारिक लाभ हो सके। ठीक है, अब देखिए, एक तो ये काम यहां पे क्या कर रहे थे वाणिज्यिक चरण में कि हम यहां टैक्स लगाते थे, हम ही से पैसा लेते थे, हमारे यहां व्यापार करते थे और लाभ कमाते थे। ठीक है, और व्यापार में अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए राजनीति और प्रशासनिक नीति को भी बदलने लगे थे। मतलब धीरे धीरे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरफेरेंस इनका शुरू हो गया था, जिससे कि लाभ में किसी प्रकार का कोई दिक्कत या समस्या न हो। ठीक है, सेकेंड फेज, दूसरा चरण लिखेंगे जो 1813 से 58 ईस्वी इन्होंने क्या किया, 1813 से 58, तो ये औद्योगिकरण का फेज है, इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसको औद्योगिक पूंजीवाद का चरण भी कहा जाता है। लिख लेंगे कि इस काल को औद्योगिक पूंजीवाद का चरण भी कहा जाता है, इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म। ठीक है, इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म, इसको औद्योगिक पूंजीवाद का चरण भी कहा जाता है। अब इसको मुख्य तौर पे औद्योगिक पूंजीवाद क्यों कहते हैं, तो पूंजीवाद की आइडियोलॉजी क्या कहती है जी। आप दो तरह का आइडियोलॉजी हमेशा सुनते होंगे, चर्चा में रहता है, एक रहता है पूंजीवाद, है ना, एक होता है समाजवाद। अब पूंजीवाद और समाजवाद में क्या अंतर है? हाँ, और कोई समाजवाद और पूंजीवाद में अंतर? अच्छा, पूंजीवादी वर्तमान में कौन से राष्ट्र, कुछ एग्जांपल बता सकते हैं आप लोग? अमेरिका पूंजीवादी राष्ट्र, ठीक, अमेरिका, जापान और रूस। हाँ, तो रूस क्या है, समाजवादी है, पूंजीवादी है? हाँ? रूस कभी पूंजीवादी हो ही नहीं सकता है ना। रूस और चाइना है ना, वो समाजवाद है। देखिए, पूंजीवाद और समाजवाद का जो बेसिक अंतर है आप ध्यान से समझ लीजिए। जहां पर पूंजीवाद होता है ना, वहां पर प्राइवेट सेक्टर रहता है बहुत ज्यादा, मतलब वहां पर निजी लोगों के हाथ में संपत्ति ज्यादा होता है, प्राइवेट लोगों के हाथ में, है ना। और सरकार जो है वो मार्केट को कंट्रोल नहीं करती है, मार्केट अपना डिमांड और सप्लाई के हिसाब से चलता है। पूंजीवाद में, पूंजीवाद में सरकार बाजार में इन्वॉल्व नहीं होती है, सरकार बाजार को बाजार पे छोड़ देती है कि बाजार अपने हिसाब से चलेगा। जैसे जब ब्रिटेन ने भारत का इतना शोषण क्यों किया, क्योंकि ब्रिटेन की कंपनी को वहां की सरकार कंट्रोल ही नहीं कर रही थी जल्दी। वो तो कंट्रोल तब करने लगी जब देखा कि यार हम ही लोग बर्बाद हो जाएंगे, कंपनी वाला सब कमा के आ रहा है लूट करके, ब्रिटेन के भी व्यवस्था को गड़बड़ कर देगा।
तब कंट्रोल करना शुरू किया, क्योंकि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ कहां का है? ब्रिटेन का है। एडम स्मिथ कहता है कि बाजार को बाजार पे छोड़ दो। एडम स्मिथ क्या कहता है? बाजार को बाजार पे छोड़ दो, बाजार को कंट्रोल करने का जरूरत नहीं है ना, क्योंकि अगर बाजार को कंट्रोल करिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो इसलिए कंपनी को सरकार ने क्या किया? कंट्रोल नहीं किया। वो कहता है कि बाजार डिमांड और सप्लाई के बेस पर खुद ही चल जाएगा, इसलिए बाजार को कंट्रोल करने का जरूरत नहीं है। तो जहां भी जो कैपिटलिस्ट देश हैं वहां पर मार्केट में गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस एकदम कम होता है ना। और पूंजीवाद का एक अप्रोच होता है मैक्सिमम प्रॉफिट, अधिक से अधिक लाभ। ये हमेशा लाभ का ही बात करता है ना। इसी वजह से यहां पर शोषण ज्यादा हो जाता है। तो पूंजीवाद में सामान्य तौर पे सरकार अपने कंट्रोल में बहुत कम चीज रखती है, सरकार बस केवल शासन का काम करती है, मार्केट सब प्राइवेट हाथ में रहता है। समाजवाद में क्या है कि कुछ भी निजी नहीं है, सब सरकारी है। समाजवाद में सारा चीज सरकारी होता है, राष्ट्र का जितना संसाधन है उस पर सरकार का कंट्रोल है, और सरकार अपने हिसाब से उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करती है ना। तो जो हम लोग को गुलाम बनाया ब्रिटेन, पूंजीवाद उसके यहां चलता था। तो हमेशा जब पूंजीवाद चल रहा है तो कौन सा सोच होगा उसका? लाभ कमाने का। तो जब लाभ कमाएगा तो शोषण तो करेगा, इसलिए उसका एक ही उद्देश्य था भारत से लाभ कमाना। इसलिए आप देखिए आगे जब आप पढ़िएगा ड्रेन ऑफ वेल्थ, इसी आर्थिक नीति में आगे पढ़िएगा, बहुत सारी चीजें में आप पढ़ेंगे, भू राजस्व व्यवस्था पढ़ेंगे, ड्रेन ऑफ वेल्थ को पढ़ेंगे, भारत में आया अकाल पढ़ेंगे कि इस इकोनॉमिक नीतियों की वजह से क्या क्या दिक्कत हुई है इंडिया को। तो ड्रेन ऑफ वेल्थ का कंसेप्ट जब दादा भाई नौरोजी देते हैं तो दादा भाई नौरोजी एक किताब लिखते हैं। कौन सा किताब लिखते हैं? ये हाँ, क्या लिखते हैं? एक आदमी करके बोले, पांच बोलता ना, कौन कुछ बोल लो ना, पता चलता है। हाँ बोलिए। पोवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसका मतलब क्या हुआ जी? ये व्याख्या है, मतलब नहीं है। इसमें ड्रेन ऑफ वेल्थ तो कहीं लिखा नहीं, तो धन निष्कासन कहां से ऐड कर दिया आप? पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। अनब्रिटिश रूल का मतलब यह हुआ, देखिए पॉवर्टी गरीबी हो गई, पॉवर्टी और ब्रिटिश नीति के विरुद्ध भारतीय शासन। ब्रिटिश नीति के हिसाब से भारत में शासन नहीं हो रहा था, भारत गुलाम जरूर ब्रिटेन का था, लेकिन वो दादा भाई कहते हैं कि अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, भारत में जो शासन हो रहा है वो ब्रिटेन के जैसा नहीं हो रहा है। अगर ब्रिटेन गुलाम बना के रखा था तो ब्रिटेन अपने जैसा शासन करता ना। तो अनब्रिटिश रूल का मतलब यह है कि ब्रिटेन में तो आप देखेंगे कि जब 1688 का गौरवपूर्ण क्रांति हुआ था तो वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ गई थी, लोगों का, जनता का अधिकार वहां पर मायने रखता था। तो वही देश जो अपने यहां अपने जनता को तमाम सुविधा दे रही है, वही देश अपने कॉलोनी की जनता को एक्सप्लॉइट कर रही है, इसलिए इसे अनब्रिटिश रूल है। समझ रहे हैं? जो देश अपने देश में अपने देश की जनता के साथ बहुत अच्छा बिहेव कर रहा है तो वो ब्रिटिश रूल है, जो अपने देश में कर रहा है। और वही ब्रिटिश जब भारत में शासन कर रहा है तो ब्रिटिश रूल नहीं कर रहा है, मतलब ब्रिटेन जिस तरीके से शासन करता है वैसा शासन वो इंडिया में नहीं कर रहा है। इसलिए उन्होंने लिखा अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, कि भारत में ब्रिटेन का शासन है लेकिन ब्रिटेन जैसा शासन नहीं है। तो यहां पर क्या कर रहे हैं? एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, भारतीयों को किसी प्रकार कोई लाभ नहीं हो रहा है और भारतीयों को गरीब बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये इनकी पूरी आइडियोलॉजी अपने लाभ पर, अपने प्रॉफिट पे काम कर रही थी। ठीक है, और इसी आइडियोलॉजी के साथ जाए तो ये जो सेकेंड फेज था, इसमें इन्होंने और अधिक क्या किया? लाभ कमाने का सोचा।
तो यहां तो केवल क्या करते थे, टैक्स लगा करके पैसा वसूलते थे और यहां पर अपना इन्वेस्टमेंट करके लाभ कमाते थे। सेकेंड फेज जो औद्योगिक चरण है, जिसको औद्योगिक पूंजीवाद का चरण कहते हैं, इसी फेज में मुख्य तौर पर उन्होंने क्या किया था, तो भारत को कच्चा माल का स्रोत और तैयार माल के लिए स्रोत बना दिया कि कच्चा माल और बाजार दोनों हमारा यही रहेगा। वो इसी काल में प्रॉपर हुआ 1813 से 1858 में, कि बड़े स्तर पर यहां से क्या लेकर के जाएंगे, तो बड़े स्तर में यहां से रॉ मटेरियल लेकर के जाएंगे और फिर यहीं पर ला करके क्या कर देंगे, तो बेच देंगे। तो ये सेकेंड फेज में सबसे ज्यादा हुआ था। तो लिख लेंगे थोड़ा सा इसमें कि इस समय भारत से कच्चे माल का निर्यात तथा इंग्लैंड में तैयार माल को भारतीय बाजार में बेचा जाए। ठीक है, क्लियर है। तो इस फेज में बेसिकली भारत में क्या हुआ, कच्चा माल का स्रोत बन गया, है ना, और तैयार माल का भी स्रोत बन गया। इसीलिए तो पीछे आपने पढ़ा यहां पर व्यापारिक एकाधिकार खत्म हो गया। पीछे लिखा है ना आपने कि 1813 में व्यापारिक एकाधिकार खत्म हुआ, ट्रेड मोनोपोली खत्म हुआ। तो ट्रेड मोनोपोली खत्म होने से क्या हुआ, बड़े से बड़े स्तर से और भी ब्रिटिश नागरिक, ब्रिटिश कंपनियां भारत में आई, भारत से कच्चा माल लेकर के गए और तैयार माल ला करके भारत में बेचा। तो इस फेज में क्या होगा, अधिक से अधिक भारत का शोषण हुआ होगा, क्योंकि पहले मान लीजिए वो कंपनी शोषण कर रही थी, अब और 10 गो कंपनी आ गई, वो सब रॉ मटेरियल को लेके जाती थी और फिर यहाँ ला करके ये करती थी। तो सर्वाधिक जो एक्सप्लॉइटेशन हुआ, मोर एंड मोर जो एक्सप्लॉइटेशन हुआ इंडिया का, वो सेकेंड फेज में हुआ, जिसमें भारत को केवल कच्चा माल का स्रोत और तैयार माल के लिए बाजार बना दिया गया। और इसका रिजल्ट क्या हुआ, पहले हमारे देश के कारीगर अपने कच्चा माल से अपने हाथों से स्वयं कपड़ा बनाते थे, स्वयं जो है वो वस्तु बनाते थे, इसका डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में होता था। तो इससे क्या होता था कि हमारे देश में रोजगार होता था, हमारे लोगों को पैसा मिलता था और इसी से हमारी अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर थी, सेल्फ डिपेंडेंट इकोनॉमी थी। हमें बाहर से वस्तु मंगाना नहीं पड़ता था, अपनी आवश्यकता की वस्तु हम खुद ही उत्पादन कर लेते थे और फिर हम उससे सरप्लस उत्पादन करते थे तो वही हम बाहर बेच भी देते थे, है ना। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, आपका कच्चा माल आपके पास रहने ही नहीं दिया। तो जब आपके पास रॉ मटेरियल नहीं तो आप मटेरियल बना नहीं पाएंगे। तो कच्चा माल आपका चला गया ब्रिटेन, और वहां से अब माल तैयार कर दिया और तैयार करके कह रहा है कि अब हम जो बनाए हैं वही आप हमसे खरीदिए टैक्स के साथ। तो अब आपके पास ना सेविंग रहेगा, ना आपके पास कारीगरी रहेगी, तो आपके यहाँ एक साथ क्या आएगा, कुपोषण आएगा, बेरोजगारी आएगी, है ना, आर्थिक दुर्बलता आएगी और फिर आराम से आप किसी के गुलाम बन जाएंगे। तो ये इनका पॉलिसी था सेकेंड फेज में। क्लियर है। नेक्स्ट आगे लिखेंगे, इसी में एक नोट करके लिखेंगे, इसमें अभी सेकेंड फेज में नोट करके लिखेंगे कि इस काल में राजनीति को अपने नियंत्रण में करने का प्रयास किया गया। इस काल में राजनीति को अपने नियंत्रण में करने का प्रयास किया गया और भारत में अंग्रेजी साम्राज्य को मजबूत किया और भारत में अंग्रेजी साम्राज्य को मजबूत किया। ठीक है। अब आप देखिए इस समय राजनीतिक नियंत्रण क्यों किया, कि जितना अधिक आप देखिएगा, अभी से उसका तुलना, अभी देखिए जब चुनाव होता है तो हर पार्टी को चंदा आता है ना। तो ये चंदवा कौन देता है जी, हम और आप देते हैं, अपना लिए पैसे नहीं, एक पार्टी को चुनाव लड़ने के लिए पैसा देंगे हैं, और वो पैसा हल्का फुल्का नहीं होता है, 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ ऐसे चंदा मिलता है पार्टी को, है ना।
अब बॉन्ड हो गया ना, बॉन्ड वो खत्म होगा, अभी सुप्रीम कोर्ट कह दिया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड को हम जांच करेंगे, है ना, पहले पैसे मिलता था, है ना। तो अब देखिए, तो ये पैसा जो बिजनेसमैन है वो पार्टियों को देते हैं कि आप लीजिए चुनाव जीतिए। तो ये पैसा क्यों देते हैं? राजनीतिक नियंत्रण के लिए देते हैं ना जी, पॉलिटिकल कंट्रोल के लिए, कि जिस दिन उनके मन मुताबिक सरकार भारत में बन जाएगी या उनके मन मुताबिक सरकार राज्य में बन जाएगी, तो राज्य सरकार को यदि कोई बिजनेस करना होगा, राज्य सरकार को कोई काम करवाना होगा तो किससे करवाएगी? उन्हीं कंपनी से करवाएगी। कोई ठेका जाना होगा तो किसको जाएगा? उस कंपनी को जाएगा। कोई भी सरकार का काम होना होगा तो कौन करेगा? वो कंपनी करेगी। धारा 370 कश्मीर से हटा तो सबसे पहले वहां जाकर के जमीन खरीदा अडानी ग्रुप ने। एक बार आपके क्लास के आदमी नहीं अभी रहते तो बड़ी खुश हो जाते इस बात पर, है ना। आज नहीं हो रहता तो है ना, है ना, है नहीं आ रहे आज, बस नहीं आए, है ना। वो एकदम प्रिय हैं बेचारे, है ना। हाँ, तो अडानी ने वहां पे खरीदा हुआ है जमीन, सबसे पहले वही जाके खरीदे, है ना, सुन तो सबसे पहले खरीदा। अब देखिए, अब इसीलिए ना सब आरोप लगता है कि सरकार इस कंपनी को मदद करती है, सरकारी, तो ऐसा नहीं, हर सरकार का यही स्थिति है, क्योंकि इन लोगों के पास पैसा इतना आता कहां से है जी। अभी जो लोकसभा चुनाव चल रहा है आप देख रहे हैं, पूरा आप आसमान में देखिए तो हेलीकॉप्टर, प्राइवेट जेट उड़ रहा है ना, प्राइवेट जेट लेकर के लोग घूम रहा है। अपने बिहार वाले भी घूम रहे हैं, दिल्ली वाले भी घूम रहे हैं, सब घूम रहे हैं, पोजीशन वाले भी घूम रहे हैं, ऑपोजिशन वाले भी घूम रहे हैं। इनसे पूछा जाए कि साहब ये पैसा कहां से आ रहा है? यहाँ पे भारत के गरीब को ट्रेन का टिकट कटाने का पैसा नहीं रहता है ना, है ना, जनरल में जाता है बेचारा, है ना। भारत का गरीब तो AC 1 का भी यात्रा नहीं कर पाता है कभी, है ना, बिल्कुल। तो मतलब आप देखिए, वही दिल्ली से जो ट्रेनें आती हैं या बंबई से कोई गाड़ी, मतलब जो भी दिल्ली बंबई से गाड़ी आ रही हैं, उन गाड़ियों की क्या स्थिति है ना। तो देश के जो गरीब हैं उनके पास जनरल में भी ठीक से चलने का पैसा नहीं है ना। और वहीं जो ये स्थिति है, जो चीजें चल रही हैं, इसमें आप देखिए कि पूरे आसमान के अंदर में क्या है कि हेलीकॉप्टर्स घूम रहे हैं। तो ये पैसा कहां से आ रहा है? कोई ना कोई बिजनेसमैन दे रहा है। तो जैसे आज भी राजनीतिक पार्टियों को नियंत्रण में लेने के लिए हमारे बिजनेसमैन जो है उनको पैसा देते हैं, उसी प्रकार से अंग्रेजों का भी यही ये था कि भारत में हम जब पॉलिटिक्स को कंट्रोल कर लेंगे तो हम ही को ज्यादा मार्केट मिलेगा और सरकार भी हमको सपोर्ट करेगी, सरकार भी हमारा क्या करेगी? मदद करेगी। इसलिए हमेशा बिजनेसमैन जो होता है वो चाहता है कि सरकार हमारे हिसाब की बने, हमेशा चाहेगा। क्यों चाहेगा? क्योंकि जब उसके हिसाब की सरकार बनेगी तो देगा 5 करोड़ अगर चंदा ना, तो उससे कमाएगा 500 करोड़। 5 करोड़ दे दिया तो उससे 500 करोड़ बनाएगा। तो इसलिए हर समय में यह प्रयास किया जाता है कि हम पॉलिटिक्स को नियंत्रण करें। तो इस सेकेंड फेज में अंग्रेजों ने भी क्या किया? भारतीय राजनीति को कंट्रोल किया, भारत में अपने साम्राज्य को मजबूत किया, जिससे क्या हो सके तो भारत को हम अधिक से अधिक और लाभ कमाने का साधन बना सके। राजा सबको फोड़ दिया, एक पॉलिसी ले आया, सब डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और शासन करो। 2 राजा को आपस में लड़ा देता था, है ना, और लड़ा करके दोनों राजा कमजोर, आज दोनों जगह कौन बैठा हुआ है? दोनों जगह अंग्रेज बैठा हुआ है। और वैसा बेवकूफ राजा सबको बुझाता नहीं था उस सबको कि हमको लड़वा कौन रहा है, अंग्रेज ही लड़वा रहा है। लड़ा करके कमजोर बना दिया और कमजोर बना करके पूरा लाभ अपने कमा लिया। क्लियर है? तो इस स्थिति में ये सेकेंड फेज में चला था। अब आइए थर्ड फेज, 1858 से 1947, सेकेंड फेज, थर्ड फेज, तृतीय चरण। इसको कहते हैं वित्तीय चरण, है ना, फाइनेंशियल स्टेज, वित्तीय चरण। तो वित्तीय चरण में क्या हुआ लिखेंगे। अब देखिए वित्तीय चरण कब शुरू हुआ जी? 1857 के क्रांति के बाद, है ना, 58 में शुरू हुआ। मतलब कि अब कंपनी का शासन भारत से खत्म हो गया था, अब महारानी का शासन भारत में आ गया। तो महारानी के शासन के काल में यहां पे कौन सा बदलाव हुआ भाई? तो लिखेंगे कि 1857 के क्रांति के पश्चात
1857 के क्रांति के पश्चात अंग्रेजों ने अपने नीतियों में बदलाव करते हुए इस चरण में भारत में निवेश करने की योजना बनाई, इन्वेस्ट करने का, भारत में निवेश करने की योजना बनाई। तो कहां कहां निवेश किया? तो सबसे पहले तो रेल, याद है ना, 1853 लॉर्ड डलहौजी बंबई से थाने पहरा देल, है ना। तो क्या हुआ, अब इस समय जो लोग जो है वो ट्रांसपोर्टेशन को इंडिया में अच्छा करने का प्रोसेस किया। लेकिन महत्वपूर्ण बात देखिए कि अभी हमें लगता है ना जी कि रेल बहुत अच्छा चीज है, क्योंकि वर्तमान में भारत का लाइफलाइन है रेल। लेकिन जब रेलवे बन रहा था भारत में, स्टेटमेंट पूछा जाता है कि भारत में रेलवे के विकास को किसने कहा था कि ये दूसरे की स्त्री को दूसरे के पत्नी को सजाने के समान है। अब बताइए, अपन पत्नी के छोड़ करके दूसर पत्नी के जा करके आप शॉपिंग कराइए, तो नहीं, अगर कहीं पकड़ा गए तो क्या होगा दुर्दशा उसके बाद। तो भारत में रेलवे के विकास को ऐसा किसने कहा था कि भारत में रेलवे का विकास ठीक वैसा ही है जैसे दूसरे की पत्नी को सजाना, है ना। माने ये बात किसने कहा था? तो इस तरह का बात कोई आदमी क्रांतिकारी टाइप का आदमी ही कहेगा ना। ये बात कहे थे बाल गंगाधर तिलक। तिलक ने कहा था कि भारत में रेलवे का विकास दूसरे की स्त्री को सजाने के समान। ये साइड में कहीं लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो दूसरे की स्त्री को सजाना अच्छा बात है जी। एगो तो आप अपनी पत्नी के साथ तो न्याय नहीं कर रहे हैं, और वो बेचारा का पति अगर जानेगा तो क्या होगा बताइए, है कि नहीं। कितना बड़ा मानसिक तनाव होगा जी। भारत में रेलवे का विकास दूसरे के पत्नी को सजाने के समान है, ठीक है। तो ये बात अच्छा है जी। एक साथ दो आदमी का इमोशन पर खराब हो जाएगा। एगो तो आपकी भी कोई ना कोई पत्नी होंगी ना, उसका आप लोग सजाने में डूब जा रहे हैं का जी। एक को लाइन में कितना बार बोलवाइएगा। भारत में रेलवे का विकास दूसरे के पत्नी को सजाने के समान है। ये एक लाइन में कितना बार बोलवाइएगा भाई, एकदम सजाने सजाने पर मामला रुक जा रहा है। और आप लोगों को देख करके कि भाई आप लोग लिख नहीं पा रहे हैं, क्या करें। अब देखिए एक चीज और, इस रेलवे समझ लीजिए, मतलब क्या बंद हथकड़ी कह रहे हैं कि पत्नी वाला मैटर कह रहे हैं। पत्नी। अब ब्रिटेन में कहा गया कि जब आप, तिलक का कहना था कि आपको अगर रेलवे बनाना ही तो आप अपने देश में बनाइए ना, हमारे यहाँ क्यों बना रहे हैं, अपने यहाँ बनाइए। उनके यहाँ था लेकिन डेवलप कंडीशन में नहीं था, हमारे यहाँ डेवलप कर रहे थे। तो अब देखिए अब क्यों कहा, तो एक बात कि भारत में उस समय जो रेलवे बन रहा था वो इसलिए नहीं बन रहा था कि भारत के नागरिक उसमें चढ़ के घूमेंगे, नहीं। आगे देखिए यहां से एक और लाइन आता है, कार्ल मार्क्स का नाम आपने सुना होगा, जिसने जो ब्रिटेन में ही रहता था और उसने किताब लिखी थी दास कैपिटल। कार्ल मार्क्स ने कहा कि भारत में रेलवे खून चूसने की नाई बन गई। खून चूसने की नाई मतलब, नाई बोले तो इक्विपमेंट, औजार, है ना, मतलब खून चूसने का एक हथियार बन गया। कहा जाता है कि रेलवे के आने से पहले बहुत सारे गांव, सुदूर गांव जो थे ना, वो टैक्स देने से बच जाते थे, क्योंकि अंग्रेज सब शहर शहर जाके वसूल करके निकल जाता था। लेकिन जैसे ही रेलवे आया ना, तो ये कहते हैं कि जहां तक अंग्रेज नहीं पहुंचे वहां तक ट्रेन की पटरियां पहुंच गई। अब उनके लिए बहुत आसान हो गया भारत का शोषण करना रेलवे के वजह से। इसीलिए कहा था तिलक ने
कि भारत में रेलवे का विकास दूसरे की स्त्री को सजाने के समान है। समझ आया बात, है ना? हाँ, दूसरा है कि भारत में रेलवे का विकास बंद हथकड़ी के समान है। जो हथकड़ी बंद होता है, यानी कि आप ही को ये कर दिया। और ये किसी व्यक्ति ने नहीं कहा था, संयुक्त प्रांत से पत्रिका छपती थी, उस पत्रिका का नाम था सहचर पत्रिका। ध्यान रखेंगे, सहचर पत्रिका। तो इसी सहचर पत्रिका में कहा गया था। तो यहीं पे जो अभी एक और लाइन हमने बोला था, जो कार्ल मार्क्स ने कहा था रेलवे के बारे में, वो भी लिख लेंगे कि कार्ल मार्क्स ने रेलवे को खून चूसने की नाई बताया था। नाई बोले तो औजार, इक्विपमेंट, कि रेलवे जो था वो शोषण का माध्यम बन गया। तो यहां पे इन्वेस्टमेंट करते थे, तो इन्वेस्टमेंट किया रेलवे में, तो ये हम लोग के लिए थोड़ी किया था। हाँ, लेकिन एक बात समझिए कि अंग्रेज सब जो था ना, वो कम से कम हम लोग के देश का वर्तमान के नेता लोग से ठीक था। कैसे ठीक था? तो वो सब जब गया ना, तो कम से कम अपना रेल का पटरिया उखाड़ के नहीं गया, है ना? गया तो अपन सब चुपचाप चल गया, है ना? यहाँ जब कोई मुख्यमंत्री बन जाता है ना, कोई मंत्री बन गया, आज जब चुनाव हार जाता है तो कहते कि भाई अब उतरिए, तो एक तो उतरता नहीं है, सब हटता नहीं है। तो इसके लिए जाना पड़ता है सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देता है कि आप निकल जाइए यहाँ से। आपको पता होगा हमारे भारत में ही एक राज्य है, उस राज्य के एक मुख्यमंत्री हुआ करते थे, वर्तमान में नहीं है। वो अपना मुख्यमंत्री आवास में फर्स्ट क्लास का बेहतरीन स्विमिंग पूल बनवाए थे। अरे आदमी को समझना चाहिए था कि भाई स्विमिंग पूल बनवाना है तो अपना प्राइवेट घर में बनवाओ, थोड़ी ना तुम हमेशा मुख्यमंत्री रहोगे। तब तक चुनाव हुए, हार गए। अब मैंने 2 साल भइल था बनवाए बेचारे के, चुनाव हो गया, वो चुनाव हार गए, अब मुख्यमंत्री नहीं रहे। तब उनको जाना था, तब जाना था तो फिर तो जा नहीं रहे थे, मोह था कि भाई अब इतना बढ़िया सब सिस्टम डेवलप कर कैसे जाए। तो सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आया, तो वो आदमी क्या किया कि अपना पूरा जो है स्विमिंग पूल को तुड़वा फुड़वा दिया, पूरा उसका टाइल्स सब निकलवा लिया, निकलवा के लेके चल गए अपना घर। बताइए, इस शोभा देता है? तो अंग्रेज सब गया तो कम से कम रेल का पटरी उखाड़ के नहीं गया, छोड़ के गया। तो इसी वजह से उसके द्वारा बनाया गया रेल आज भी जो है भारत के लिए लाइफलाइन है ना? हम लोग के यहाँ नेताजी लोग इस तरह का काम कर देते हैं, है ना? समझ रहे होंगे कि आदमी कौन थे जो ने कांड किया था, है ना? क्योंकि आज जब तोड़ के गए तो अब क्लियर हो जाएगा कि किसके बारे में बात कर रहा हूँ। कि जब वो तोड़ के गए तो उसके बाद ऐसा आदमी उसमें गया जिसके माथा पर बालें नहीं है, उसको नहाने का जरूरत नहीं है, तो स्विमिंग पूल क्या करो, तो गंगा में नहाने वाला आदमी है, वो तो जाके गंगा में नहा लेगा, मैटर है खत्म उसका, है ना? तो उसको कोई दिक्कत नहीं। तो कहा कि कोई बात नहीं, हमको कोई दुख नहीं है, स्विमिंग पूल टूट गया तो टूट गया, हमको क्या प्रॉब्लम था, ऐसे ही बाल्टी उठाएंगे, नहा लेंगे, चल देंगे आराम से, है ना? ज़्यादा तैयार होने का झंझट हमको नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद ऐसा हुआ था, जो कि नहीं होना चाहिए था, है ना? फिर भी तो यहाँ पर पहला इन्वेस्टमेंट रेल में हुआ, दूसरा इन्वेस्टमेंट चाय में हुआ। आगे लेंगे चाय। भारत का आदमी सब पहले चाय नहीं पीता था, अंग्रेज सब चाय का नशा देके चल गया, चाय पिलाया पूरा, है ना? हम लोग को चाय का नशा दिया, आज चाइना को अफीम का नशा दिया, चाइना को अफीम चटाया पूरा, है ना? एकदम। इसलिए आप सुनेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री में पूछा था कि ओपियम वॉर किस देश में हुआ था। ओपियम वॉर यानी कि अफीम युद्ध। तो अफीम युद्ध हुआ था चाइना और ब्रिटेन के बीच में, 2 युद्ध हुआ था, चाइना और ब्रिटेन के बीच में अफीम युद्ध। तो हम लोग क्या हुआ, चाय। तो इसके बाद रेल के बाद चाय में इन्वेस्टमेंट किया, चाय के साथ नील में इन्वेस्टमेंट किया, चाय, नील, ठीक है, इस सब में इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है। इसके अलावा बैंक भी स्थापित किए। तो रेल, चाय, नील, बैंक, अफीम का उत्पादन हम लोग के यहाँ ही होता था। हम लोग यहाँ से उत्पादन करा करके ज्यादातर इंडोनेशिया में कराता था, इंडोनेशिया से जाके भेज देता था। चाइना को अफीम का आदत क्यों लगाया? आई हम लोग को चाय का आदत लगाया और चाइना को अफीम का। चाइना का देखिए, चाइना का मार्केट जो है हमेशा क्लोज मार्केट रहता है ना? मतलब समाजवादी देश है, वो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी पर चलता है, कम्युनिस्ट कंट्री है। तो आप देखिए, आज हम लोग जब अपना फोन, मोबाइल फोन यूज करते हैं तो कहीं का भी किसी का भी ऐप डाउनलोड कर लेते हैं, है ना? गूगल है हमारे पास, तमाम तरह के ऐप्स है। चाइना के आदमी के फोन में आप गूगल नहीं देखिएगा गलती से भी, यूसी ब्राउजर रखता है ना? वो सब उसका अपना सर्च इंजन है, वो सब ऐप उसका अपना है और वो सब अपने ऐप यूज करता है, दूसरा का नहीं करता है।
तो वो चाहता है कि हम अपने आप को अपने में अंदर में ही रखें, बहुत ज्यादा बाहर के दुनिया से हमारा कनेक्टिविटी नहीं हो। इसी से वो मजबूत हो रहा है धीरे धीरे करके, क्योंकि कोई उसका ये निकाल नहीं पाता है। और ये उसका अभी का गुण नहीं है, ये उसका बहुत पहले का गुण है। तभी तो चाइना का दीवार बना था। चीन का जो दीवार बना था, एक बार बहुत पहले मैंने आप लोगों को बताया था, चीन का दीवार किसने बनवाया था? चीन का दीवार बनाने वाला शासक का क्या नाम था? ऑप्शन, विकल्प आदमी को विकलांग बनाता है ना। ज्यादा ऑप्शन के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। ऑप्शन तो एग्जाम वाला देवे करेगा। कहते ना कि अशोक के समकालीन था, ये हिंट दे दिए। अशोक के कंटेम्पररी था। अशोक जब भारत में शासन कर रहा था उसी समय वो शासन कर रहा था वहां पर। होची मिन्ह तो रास्ता है जी, हनोई से वियतनाम तक वो रास्ता जाता है, होची मिन्ह। उस आदमी का नाम है सी हुआंग ती। सी हुआंग ती, है ना, अशोक के समकालीन था। और यही चाइना का ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का जो निर्माण कराने का काम था वो यही किया था। ठीक है। और इसी के बाद जब चाइना का रास्ता ब्लॉक हो गया ना, तो बाहरी आक्रमणकारी इंडिया आने लगे। नहीं तो पहले सब चाइना जाता था और चाइना को बर्बाद करता था। पूरा अपना रास्ता ब्लॉक कर दिया। तो ये जो आप सुने हैं, जो तुर्कमेनिस्तान से सब आया था, कौन? कुषाण। कुषाण जिसका कनिष्क शासक था। इनका जो कबीला का नाम था यूची कबीला। ये सब कबीला सब पहले चाइना जाता था और चाइना के जाकर के किसान सबका खेत तो बर्बाद कर देता था। तो वही राजा सोचा कि हम क्या करें कि बाहर का ये सब कबीला सबको आना रोक दे। वो ग्रेट वॉल बनवा दिया, है ना, कि भाई कोई एंट्री ही ना करे। तो रास्ता बंद हुआ तो ये सब आ गया इंडिया में। तो जो 4 गो आक्रमण आप मौर्यों के बाद भारत में हुआ था, जीएसपी के, ग्रीक, शक, पहलव, कुषाण, वो इधर रास्ता ब्लॉक होने के कारण हुआ था इंडिया पर। अगर रास्ता ब्लॉक नहीं होता तो लोग इंडिया नहीं आते, ये लोग उधर जाकर के तबाही मचाते, है ना। लेकिन वहां ब्लॉक होने के बाद ये लोग इधर आ गए थे। तो सी हुआंग ने किया। तो उसी समय से क्या ये लोग अपने आप को बहुत मतलब कंजर्वेटिव टाइप में रखता है। तो ब्रिटेन सोचा कि हम तो सब जगह तो घूम ही दिए, कि चाइना का है छोड़े, तो सोचा कि चाइना के साथ भी व्यापार करते हैं। तो अपना वस्तु लेके गया। तो चाइना का अधिकारी सब इसको भावे नहीं दिया, बोला कि हमारा यहाँ एंट्री नहीं, हमारा पास अपने सब सामान है, हम लोग कर लेंगे। अपने आप को बंद रखे हुए था। तब ब्रिटेन को लगा कि यार हम लोग सब पर शासन किए, इस पर नहीं करेंगे, इसको कंट्रोल में नहीं करेंगे तो ये तो रह जाएगा कि इसको छोड़ दिए। सही, कैसे क्या किया जाए? तो बोला कि पहले ये लोग को कोई चीज का आदत लगाया जाए, कोई बुरा चीज का आदत। तो क्या किया? अफीम चटाना शुरू कर दिया। अब वस्तु लेके नहीं जाता था, वो पहुंच तो करे यार खा के देखिए ना, मिजाज बनाइए तो ऐसा। देखते हैं कोई आदमी सब आपको नशा वशा करना ना, तो करे पहले अपना पैसा से आपको खिलाएगा, है ना। कह रहे हम पैसा दे रहे हैं, अरे आज तो पार्टी है, आज ले लीजिए, कम से कम आज तो ओकेजन है, आज ले लीजिए। ऐसा ही क्या किया ब्रिटेन वाला, सब जितना बॉर्डर पर चाइना का सिपाही सब खड़ा था सबको अफीम खिलाने लगा। वो सब 2 दिन खा, अरे बड़ा अच्छा लग रहा है, इतनी और लाइए। अब चाइना के मार्केट में अफीम का डिमांड बढ़ गया और सब अफीमें खा रहा है। अब अफीम खा के सेना सब सुत गया, और सुत गया भाई, घुस गया अंदर। राजा तक अफीम को पहुंचा दिया ये लोग, है ना। बाद में राजा को समझ में आया कि वाह, हम लोग तो किसी को नहीं बुलाते थे जी, ऐसा सब अफीम लेके अंदर तक घुस गया। तब जाके अफीम के लिए ही युद्ध हुआ चाइना और ब्रिटेन के बीच में। 2 युद्ध हुआ, ओपियम वार। दोनों युद्ध में ब्रिटेन ही जीता था और उसके बाद कंट्रोल स्थापित किया था कुछ दिन के लिए चाइना पर, है ना। तो वो वही ओपियम खिला करके उसके हिसाब से अपना कर लिया। ठीक है। तो यहाँ पे इसको आपको ध्यान रखना है। तो ये इन सभी सेक्टर्स में यहाँ पर क्या हुआ, निवेश हुआ, और निवेश करके इस प्रकार से इंडिया को अपने कॉलोनियलिज्म के तहत इन्होंने फंसाया हुआ। ठीक है। यहां तक में बताइए किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या, या कोई ऐसी बात जो समझ में नहीं आई हो? बात सब समझ में आ रहा है ना जी? देखिए कोई मतलब दिक्कत नहीं हो रहा ना। दिक्कत 2 आदमी को नहीं होता है, एक कुछ नहीं बुझाया, है ना। तो प्रयास करेंगे कि समझ में सब आ जाए, कोई दिक्कत ना हो, ऐसा कोई स्थिति ना बने। ठीक है। इसके आगे देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, कि कैसे लैंड रेवेन्यू सिस्टम डेवलप हुआ, भू